देखो जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने पहले भी ऐसा बता दिया कि अभी ये क्या है, इसका नाम जेट क्यों है। जेट मतलब तो समझते हो ना, हाँ, जो बहुत स्पीड आसमान में होता है। हुआ क्या ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जेट्स का यूज बहुत ज्यादा होने लगा। जेट्स बहुत हाई स्पीड में चलता है और काफी हाइट पे चलता है। अब क्या था, जब जेट्स जब हवा में उड़ रहा था ना, तो उन लोगों को क्या देखने को मिला, एक सडन मतलब बहुत तेज हवा आ रही है जिसकी वजह से टर्बुलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब नहीं होता कि इधर से जेट ऐसा कुछ जा रहा है ट्रोपोस्फेयर से ऊपर या ट्रोपोस्फेयर के आसपास, इधर जो है जेट बहुत स्पीड में जा रहा है और एक टाइम दिख रहा है कि इधर जो है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आ रहा है, तो सडन उन लोगों को टर्बुलेंस टाइप फील होना स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है? तो उसी टाइम उन लोगों को ये समझ में आया कि ऊपर कोई एक अलग हवा है जो बहुत ही अलग स्पीड में चल रहा है। उसका स्पीड मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। अगर स्पीड यहाँ पे देखें तो कम से कम 108 किलोमीटर पर आवर है और कहीं कहीं ये स्पीड तो 480 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा है। मतलब इस स्पीड से ऊपर में क्या हो रहा है, एक हवा मूव कर रहा है। क्लियर है? और इसीलिए अब उस टाइम उन लोगों को नहीं पता था कि ये कौन सा हवा है, क्यों है, तो उन लोग उस हवा का नाम क्या दे दिए, जेट स्ट्रीम। और देखो जेट स्ट्रीम पे अभी भी बहुत कुछ स्टडी करना बाकी है या हो ही रहा है या शायद हो गया होगा, बट हम लोग अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है ना, ये क्यों हो रहा है, कब कहाँ इसका डायरेक्शन जा रहा है, ये सब अभी भी बहुत कुछ इस पे स्टडी चल ही रहा है। अभी जितना हम लोग के काम का चीज है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या है जेट स्ट्रीम? स्ट्रीम मतलब क्या होता है, रिवर टाइप। क्लियर है? तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा फिक्स है कि ये दो जगह पे मेनली चलता है। एक जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, दो जगह, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों, जो सब ट्रॉपिकल रीजन है ना, इस जगह पे जेट स्ट्रीम ऐसा ऐसा चलता है, ये कर्ली ऐसा ऐसा चलता है। क्लियर है? ऐसा ये पूरा अर्थ को क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, बहुत ही फास्ट मूविंग स्पीड है। मतलब ये जो है ये स्ट्रीम टाइप है, रिवर टाइप है ऐसा। क्लियर है? और जेट क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। सिमिलरली ये पोलर जेट स्ट्रीम जो है वो पोलर रीजन में है। ये पोलर रीजन में जो ये क्या कर रहे हैं, ऊपर का जो पूरा लो प्रेशर वाला एरिया, जो पूरा ठंडा हवा है, उसको ऊपर में बाइंड करके रखा हुआ है। उस हवा को इधर नीचे नहीं आने दे रहा है, क्योंकि अगर ये जेट स्ट्रीम हट जाएगा तो क्या होगा, उधर का हवा इधर आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा देखते हो कि यूएसए में सडन क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हो गया। मतलब अभी तक तो बिल्कुल शांत था, 2-3 दिन में पता चला पूरा यूएसए इतना इतना मोटा मोटा बर्फ से ढक गया है। ऐसा न्यूज में देखते हो? तो वैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि कभी कभी ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो थोड़ा ब्रेक कर जा रहा है, ब्रेक करके थोड़ा नीचे खसक जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि पूरा पोल का जो ठंडा हवा है वो सब कुछ क्या हो रहा है, टेम्परेचर इधर आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो वही है, ये पोलर जेट स्ट्रीम ऐसा कुछ होता है। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, दोनों के बारे में मैंने बताया कि ये क्या बहुत ही फास्ट मूविंग है। अच्छा एक बात बताओ, अर्थ कैसा मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है वो मूव कैसा कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसा कर रहा है ना, इधर वेस्ट डायरेक्शन है, इधर मूव कर रहा है ऐसे। जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन बताओ, वेस्ट टू ईस्ट होगा या ईस्ट टू वेस्ट होगा? वेस्ट टू ईस्ट होगा। वेस्ट टू ईस्ट इसलिए होगा तभी तो इतना हाई स्पीड वो मेंटेन कर पा रहा है कि अगर अर्थ इधर घूम रहा है और जेट स्ट्रीम इधर जाएगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं होगा। स्पीड इतना ज्यादा है ही इसीलिए, क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम का मूवमेंट क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। क्लियर है? वेव्स के फॉर्म में ये मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव्स नहीं करता है। क्लियर है? और ये एक चीज और ध्यान में रखो, ये कहां पे मूव कर रहे हैं, ट्रोपोपॉज के आसपास। क्लियर है? जो ट्रोपोपॉज वाला हमारा रीजन है, याद है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के पास ट्रोपोपॉज फिर स्ट्रेटोस्फियर, तो जो ट्रोपोपॉज वाला रीजन है उस जगह पे हम लोग को ये जेट स्ट्रीम देखने को मिलता है। क्लियर है? हाँ, ये देखो, ये मियांडरिंग का जो रीजन है ना, ये सब पे अभी मतलब काम चल ही रहा है, बहुत सारा हो सकता है, बट इतना डिटेल में अभी हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? जेट स्ट्रीम ऐसा टॉपिक है जिसका अभी इवन डायरेक्शन वगैरह पे भी बहुत सारी चीजों की स्टडी हो ही रहा है। ये शायद हुआ भी होगा तो शायद जो ज्योग्राफी ऑप्शनल करते होंगे उन लोग को उतना डिटेल में शायद करना होता होगा, या फिर हो सकता है जो ज्योग्राफी में पीएचडी वगैरह करते होंगे उन लोग को उतना करना होता होगा। अभी हम लोग के पर्सपेक्टिव से बस इतना है कि बस हम लोग को इवन ये भी उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है कि जेट स्ट्रीम होता क्या है, और उसकी वजह से फिर हम लोग आगे देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून पे क्या पड़ता है। क्लियर है? क्योंकि अगर जेट स्ट्रीम नहीं होता, क्लियर है, मतलब जेट स्ट्रीम जैसा नॉर्मल फ्लो करता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे अगर वैसा ही फ्लो करता तो शायद इंडिया में मॉनसून नहीं आता। बट क्योंकि ये मियांडरिंग करता है उसकी वजह से ही मतलब वो जो है वो हिमालय को पार कर जाता है और ऐसे फ्लो करता है, जिसकी वजह से फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, इंडिया में मॉनसून आ पाता है।
क्लियर है, बट वो हम लोग आगे देखेंगे, क्लियर है। तो बस इसीलिए, क्योंकि वो रीजन है, इसीलिए बस हम लोग को जेट स्ट्रीम के बारे में हल्का सा जानना है। एज सच जेट स्ट्रीम कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट पता होना चाहिए कि जेट स्ट्रीम है क्या, क्लियर है, क्या इसका मैकेनिज्म है। अब ये देखो, ये मैंने बता दिया कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये क्या है, दोनों ही हेमिस्फीयर में, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में फ्लो कर रहे हैं, क्लियर है। ये जो है 20 डिग्री नॉर्थ साउथ से हाईयर लैटिट्यूड में, मतलब ये जो है वो 20 डिग्री के ऊपर है, और ये हाईयर लैटिट्यूड में पोलर वाला जेट स्ट्रीम, ऐसा कुछ ये मूव कर रहे हैं, क्लियर है। फिर ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये जो है ये मेरा पोलर वॉर्टेक्स वाला रीजन है, इसके बाउंड्री में, इसके बाउंड्री वाले रीजन में क्या हो रहा है, ये जेट स्ट्रीम चल रहा है, जो पोल पे जो भी ठंडा हवा है उन चीजों को नीचे आने से रोक रहा है, क्लियर है। तो ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, और वहाँ पे जब हम मॉनसून पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि जेट स्ट्रीम जो है वो किस तरीके से मॉनसून को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता, मतलब मॉनसून में उसका क्या रोल है, क्लियर है। चलो ठीक है, ये यहाँ पे बस मैंने ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है तो बता दिया, नहीं तो इंडियन मॉनसून में इसको अच्छे से करना है। अब आ जाओ, अब दो टाइप का और विंड देख लो, लोकल विंड जो हम लोग देख रहे हैं वो है मेरा माउंटेन विंड और वैली विंड। ये दोनों हमने कल ऑलरेडी देख रखा था, पर फिर भी एक बार देख लो, बस मैं बता देता हूँ। ये देखो दिन का टाइम है, दिन का टाइम है तो क्या है, ये सब जगह पे गर्मी हो रहा है, क्लियर है, पूरा गर्म है। अब जब गर्म है तो नीचे वैली का हवा क्या है, ठंडा है, ठंडा हवा। ऊपर पूरा ये सब ऊपर वाला एरिया क्या है, सन के ज्यादा क्लोज है, ये सब एरिया पे क्या हो जाए, इस जगह पे थोड़ा हवा गर्म हो चुका है। ये जो पूरा नीचे खाई में यहाँ का हवा ठंडा है, तो इस जगह पे मेरा प्रेशर कैसा होगा, इस जगह पे हाई प्रेशर होगा। इधर यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, नहीं तो एयर का मूवमेंट क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब दिन के टाइम में मेरे को हवा कैसा फील होगा, जब मैं पहाड़ पे खड़ा रहूंगा तो नीचे से हवा आ रहा है ऊपर के साइड, और ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है, हम लोग क्या बोले, एयर का नॉमेनक्लेचर हमेशा क्या होता है, उसके ओरिजिन पे, ओरिजिन क्या है, वैली ना, तो इस विंड को हम लोग क्या बोलेंगे, वैली विंड, क्लियर है। वैली विंड भी बोला जाता है, कहीं कहीं एनाबैटिक विंड भी बोला जाता है, समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो रात का समय है, रात के समय में क्या है, माउंटेन पे ये सारा हवा क्या है, ठंडा हवा है, कोल्ड एयर है। अब जब कोल्ड एयर है, और क्यों कोल्ड एयर है, क्योंकि पहाड़ जो है वो क्या हो गया है, ठंड हो गया। ठंड होने के बाद मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा है, जमीन जो है बहुत ठंडा हो चुका है, इसको ऊपर का हवा भी ठंडा होगा, ये सारा ठंडा हवा क्या करेगा, सबसाइड। क्योंकि ठंडा हवा क्या होता है, भारी होता है ना, तो भारी हवा क्या है, रात के टाइम पूरा नीचे आएगा। मतलब अगर रात को हम पहाड़ पे खड़े रहेंगे इस जगह पे, तो मेरे को क्या फील होगा, बहुत तेज ठंडा हवा क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। फॉग जब हम लोग देखे थे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तब भी वहां पे हम लोग ये चीज डिस्कस किए थे, क्लियर है। तो ठंडा हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ओरिजिन क्या है, माउंटेन, तो इस विंड को क्या बोलेंगे, माउंटेन विंड, या फिर कैटाबैटिक विंड भी बोलते हैं, क्लियर है। ये कैटाबैटिक या एनाबैटिक का जो है, ये तुम देखना वर्ड्स का सोर्स डिराइव कहां से हुआ है, तो पता चलेगा कि ये भी वैली विंड या माउंटेन विंड ही है एक तरीके से। नाम बस लैटिन या ग्रीक भाषा में कुछ ऐसा होगा, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया, माउंटेन विंड, और ये सारे क्या है, ये सारा मेरा ये कट कैसे होगा, वो वेदर भी नीचे दबाइए अपने हट जाएगा सर, वेदर कॉर्नर अच्छा चलो ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है ये मेरा हो गया। अब देखो, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आता है साइक्लोन पढ़ने के लिए, टेम्परेट साइक्लोन पढ़ने के लिए, वो है मेरा फ्रंट्स और एयर मासेस। इसको देख लेते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, इजी टॉपिक है, बट बस ध्यान में रखो। देखो एयर मास वगैरह समझाने से पहले एक चीज फिगर दिखा देता हूँ, ये फिगर दिख रहा है, हाँ देखो ये जो टॉरिड रीजन में जो भी है, ये सारा गर्म एरिया है, क्लियर है। इस जगह पे जो एयर मास होगा वो कैसा होगा, थोड़ा वार्म एयर मास होगा। जो टेम्परेट या फ्रिजिड एरिया उसमें है, यहाँ पे क्या है, कोल्ड एयर है, क्लियर है। अब देखो, अब पहले ये बता देता हूँ कि कोल्ड एयर मास, या सबसे पहले बता देता हूँ एयर मास होता क्या है।
एयर मास कहने का मतलब है कि मान लो एक बहुत ही बड़े साइज में एक एयर का पैकेट है, ठीक है, ये एयर का पैकेट ऐसा दिख रहा है, पूरा ब्लू कलर का, इधर पूरा रेड कलर का, ऐसा एक बहुत ही बड़े साइज में क्या है, एयर का पैकेट है। उस एयर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो ह्यूमिडिटी का हो या टेम्परेचर का हो, ये क्या हो गया, क्योंकि वो एयर उस जगह पे बहुत ही टाइम तक स्टैग्नेंट रह गया एक पैकेट के फॉर्म में, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ह्यूमिडिटी के फॉर्म में भी और टेम्परेचर के फॉर्म में भी। समझ में आ रहा, मतलब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी हो गया। तो उस ब्लॉक ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एयर मास। समझ में आ रहा है, फिर से बता दूं, एयर मास का मतलब है कि समझो एक हवा का एक बहुत ही बड़ा लार्ज ब्लॉक ऑफ सेक्शन है, पैकेट है ऐसा, जैसे ये पैकेट दिख रहा है ना, ये पैकेट दिख रहा है, ये पैकेट, ये सारा ब्लू रेड, ये सारा ऐसा क्या पैकेट है टाइप का, और बहुत ही बड़ा एरिया, ये बताओ कितना बड़ा एरिया, पूरा सहारा डेजर्ट सऊदी अरेबिया कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, यहाँ पे देखो पूरा लगभग कनाडा आधा से ज्यादा कवर कर रहा है, मतलब ये क्या बहुत ही बड़ा एरिया में एक एयर मास का पैकेट होता है। और वो क्या हो रहा है, वो पैकेट का कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वो एयर का जो मास है, वो एयर का जो पैकेट है, वो एक जगह पे बहुत ही लंबे समय तक रह गया, जिसकी वजह से वो एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया है। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी किस सेंस में, ह्यूमिडिटी के केस में भी और टेम्परेचर के केस में भी, कि वो एयर का टेम्परेचर लगभग एक समान होगा, क्लियर है, उसका ह्यूमिडिटी कंसंट्रेशन जो है वो लगभग एक समान होगा, वो डिफर नहीं कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा है, और वो यूनिफॉर्म है। अब देखो एक बात बताओ, जो इधर का होगा पोलर वाले रीजन्स में होगा, उधर हम लोग को कैसा देखने को मिलेगा, थोड़ा ठंडा एयर मास, और इधर टॉरिड रीजन में थोड़ा गर्म एयर मास देखने को मिलेगा, क्लियर है। ये दोनों कोलाइड कहां करेगा, कहीं बीचों बीच करेगा, क्लियर है, मतलब मिड लैटिट्यूड्स में, हाईएस्ट मिड लैटिट्यूड्स में इधर करेगा कहीं, क्लियर है। जिस जगह पे ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएगा, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रंट। फ्रंट मतलब नहीं बोलते कि फ्रंट खोल दिया इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, बाउंड्री रीजन, बाउंड्री रीजन मतलब जिस जगह पे दोनों आमने सामने आएगा। एयर मास क्या होता है, समझ में आया, एक बार इसको पैराग्राफ में देख लेते हैं, क्लियर है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में करने का जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, MTME बहुत सारे YouTube चैनल में पूरे डिटेल में समझे, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है ना। तो आज तक ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आया है, क्लियर है ना, ऐसा कुछ पूछा है यूपीएससी को, बस जो क्वेश्चन जहां तक वो पूछता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि एयर मास होता क्या है, उसका फ्लड फॉर्मेशन में क्या रोल है, क्लियर है, बस और कुछ नहीं। एयर मास समझ में आ गया, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो एक बार, बस ऐसे ही रीडिंग दे, कुछ छूट तो नहीं गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when the air remains over a homogeneous area for sufficiently longer time, कि एक homogeneous area में बहुत ही लंबे समय के लिए अगर एयर रह जाता है, it acquires the characteristic of the area, तो वो उस एरिया का क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर कर लेता है। एयर विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, की उस एयर का जो मतलब टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी वो क्या होता है, बिल्कुल एक अलग हो जाता है, डिस्टिंक्ट होता है, क्लियर है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर मास, भाई जो हमने देखा। आगे क्या बोल रहे हैं, defined as a large body of air having little horizontal variation in temperature and moisture। हमने देखा भी कि उसका जो टेम्परेचर या मॉइस्चर में वेरिएशन क्या है, बहुत ही कम है, लिटिल है, समझ में आता है। तो ये हमने देख लिया, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है एयर मास के लिए, क्लियर है। क्या क्या लिखा हुआ है, लार्ज बॉडी ऑफ एयर whose temperature and moisture are relatively uniform horizontally, कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ रहता है, क्लियर है। विंड्स जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम ऐसे मूव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ऊपर तो ट्रोपोस्फियर से फिर क्या होगा, एयर मास का प्रॉपर्टी चेंज होना स्टार्ट होगा ना, ह्यूमिडिटी वगैरह में, तो वहां पे एयर का मूवमेंट उस पर्टिकुलर एयर मास में हॉरिजॉन्टल ही होगा, मतलब वर्टिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा वहां पे देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब एक बात बताओ कि जिस जगह पे वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है उस जगह पे, जैसे सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, ये सब जगह पे एयर मास देखने को मिलेगा क्या, मूवमेंट क्या है, वर्टिकल, वहां मूवमेंट वहां पे ज्यादा प्रोमिनेंट है ना। और हमने क्या देखा, एयर मास का फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, वर्टिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वर्टिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा तो जो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो
चाहिए वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये एक कोल्ड एयर मास होता है, एक वार्म एयर मास होता है। यहाँ पे बस समझाने के लिए है, इतना ज्यादा डीप में से जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मान लो सरफेस का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर का जो हवा है उसका टेम्परेचर उससे कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोल्ड एयर मास। सरफेस का टेम्परेचर मान लो 39 है, ऊपर का जो हवा है उससे थोड़ा ज्यादा गर्म है, तो उसको वार्म एयर मास बोलेंगे। क्लियर है? बट इस नॉलेज का ऐसा कोई काम है नहीं, तो स्किप कर सकते हो। ऊपर जितना कम रखोगे नॉलेज उतना ज्यादा अच्छा है। अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट फ्रंट्स पे। क्लियर है कि फ्रंट्स क्या होता है? देखो, फ्रंट्स समझाने के लिए एक डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये डायग्राम ही देख लो। ये यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है? कोल्ड एयर मास है, और इधर क्या है? वार्म एयर मास है। दोनों के बीच का एक ये बाउंड्री दिख रहा है, ये वाला बाउंड्री। हाँ, इस बाउंड्री को क्या बोलेंगे? फ्रंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ये फ्रंट बोलेंगे, और ये फ्रंट का जो फॉर्मेशन होता है उसको फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये फ्रंट का रोल क्या है। पहले ये फ्रंट का रोल समझने से पहले कुछ टाइप्स ऑफ फ्रंट देख लो कि किस किस टाइप्स के फ्रंट होते हैं। ये यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? टू एयर मास ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे मीट द बाउंड्री जोन बिटवीन टू एयर मास इज नोन एज फ्रंट। क्लियर है? यहाँ पे देखो, फ्रंट का रोल हम लोग देख लेते हैं कि फ्रंट का रोल क्या है। सबसे पहले ये डायग्राम देखना स्टार्ट करो। ये कोल्ड एयर मास है, हाँ, और इधर क्या है? वार्म एयर मास। अब क्या हो रहा है? ये कोल्ड एयर मास, ये क्या हो रहा है? ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है। किधर? वार्म एयर मास की तरफ। क्लियर है? ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है किधर? वार्म एयर मास। अब बताओ, कोल्ड एयर और वार्म एयर में हल्का कौन है? वार्म एयर हल्का है ना, तो राइज कौन करेगा? वार्म एयर राइज करेगा। और ये जो वार्म एयर राइज करता है ना, ये बहुत ही ज्यादा सडन राइज करता है, क्योंकि कोल्ड एयर नीचे से आ जा रहा है ना, तो वार्म एयर क्या हो रहा है? सडन ऐसे उठना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो क्लाउड्स बनता है वो क्या बनता है? पूरा ऐसा क्यूमुलोनिम्बस टाइप बनता है, कि पूरा मतलब पफी टाइप बनता है, क्योंकि ये सडन ऐसे उठ रहा है और बहुत हाइट तक उठ जाता है, क्योंकि नीचे से कोई फोर्स उठा दे रहा है ना बहुत सडन, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा पफी क्लाउड्स बनेगा। तो यहाँ पे अब ये वाला जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होता है, इसमें क्या होता है? ये रेन गियरिंग है बहुत ज्यादा, इसमें बारिश क्या होगा? बहुत ही हैवी होगा। समझ में आ जाए? तो ये जहां पे भी फ्रंट होगा उस जगह पे हम लोग को क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। समझ में आ जाए? कोल्ड फ्रंट क्या होता है? समझ में आया कि कोल्ड फ्रंट में ये चीज ध्यान में रखो, अक्सर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको कोल्ड फ्रंट बोलते हैं, किसको वार्म फ्रंट बोलते हैं। ध्यान रखने का तरीका क्या है? जो फ्रंट मतलब जो पहले फ्रंट तोड़ के आगे भागने का कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? कोल्ड एयर मास, डायरेक्शन ऑफ फ्रंट किधर है? इधर है ना, मतलब कोल्ड एयर मास क्या हो रहा है? ये जा रहा है इधर वार्म एयर मास की तरफ। क्लियर है? और उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये ऐसे जा रहा है और इधर का वार्म एयर मास क्या हो रहा है? उठता जा रहा है। समझ में आ रहा है? और उठता जा रहा है और सडन उठता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वगैरह फॉर्म हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, तो इसको कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। यहाँ पे देखो, ये वार्म फ्रंट है। वार्म फ्रंट में क्या है? कोल्ड एयर यहाँ पे है, कोल्ड एयर मास। वार्म एयर मास अब इधर जा रहा है कोल्ड एयर मास की तरफ। तो ये जब कोल्ड एयर मास की तरफ जाएगा तो क्या होगा? कोल्ड एयर मास उठेगा क्या? नहीं उठेगा ना, वो तो पहले से भारी है। तो वार्म एयर मास जो है ये उसके ऊपर ऐसा उठना स्टार्ट करता है, और ये क्योंकि वार्म एयर मास खुद ही जा रहा था, अपने मन से जा रहा है। क्लियर है? तो वो बहुत सडन स्पीड में ऐसे नहीं भागता है, वो ग्रेजुअली भागता है। जब ग्रेजुअली भागेगा तो यहाँ पे क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? स्ट्रैटस क्लाउड्स होगा, लेयर वाला जो होता है। क्लियर है? बारिश तो इसमें भी होगा, बट इस क्लाउड्स में बारिश बहुत ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ जाए? ये इतना चीज समझ में आया सबको? नहीं आया दीपिका? आ गया ना? समझ में आ रहा कि वार्म एयर फ्रंट में क्या होगा? रेनफॉल उतना ज्यादा नहीं होगा, बट होगा। जब भी फ्रंट फॉर्मेशन होगा रेनफॉल तो होगा ही होगा, बट कोल्ड फ्रंट के केस में ज्यादा होगा, वार्म फ्रंट के केस में क्या होगा? थोड़ा कम होगा। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, वो कौन सा है? ऑक्लूडेड फ्रंट। क्लियर है? देखो, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, इसको ऐसे समझ लो। इस जगह पे देखो, ये मैप अच्छे से दिख रहा है? ऑरिजिन कर दो क्या?
अच्छा छोड़ो, देखो यहाँ पे अगर मान लो ये वार्म फ्रंट ऐसे जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे क्या ये कोल्ड फ्रंट ऐसे जा रहे हैं, हाँ क्लियर है। ये इधर से क्या होगा, वार्म फ्रंट ऐसे जाएगा। अब मान लो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट ये दोनों आपस में आएंगे कब, ये दोनों तो जगह अपने आप जगह पे स्टेबल थे, ये दोनों एक दूसरे के पास आकर के मतलब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास एक दूसरे के पास तभी आएंगे जब बीच में कहीं लो प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है, बीच में कहीं लो प्रेशर होगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। मान लो कहीं पे इस जगह पे लो प्रेशर है किसी जगह पे, क्लियर है, और ये दोनों फ्रंट अब क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। इधर नॉर्थ से क्या आएगा कोल्ड फ्रंट और साउथ से क्या जाएगा वार्म फ्रंट। अब मान लो कोल्ड फ्रंट इधर से ऐसा आ जाए, ये फ्रंट इधर से आ जाए, आना तो सीधा चाहिए था, किधर डेविएट करेगा थोड़ा, पॉजिटिव फोर्स राइट डायरेक्शन, तो ये किधर डेविएट कर गया इधर, क्लियर है। इधर से वार्म फ्रंट आ जाता नहीं, ये वार्म फ्रंट आ जाता और ये वार्म फ्रंट आने के बाद किधर राइट डायरेक्शन इस साइड नहीं, इधर डेविएट करेगा। अब क्या होगा, ये जो है ये कोल्ड फ्रंट जो है ये इधर से ऐसे जा रहा है और ये वार्म फ्रंट इसको मतलब वो कह रहा है कि ये जो है ये इसको जाना तो ये पूरा एरिया को कवर करना था, नहीं मैंने लाइन थोड़ा डिस्टेंस में बना दिया, बट होगा वैसे जो अभी मैंने साइक्लोनल फॉर्मेशन बताया था ना कि ये इधर से ऐसे मूव कर जाएगा और ये इधर से ऐसे मूव कर जाए, और ये लो प्रेशर में इसको जाना है तो इधर मूव करने के लिए ये इधर करेगा, तो ये क्योंकि ये एयर मास इधर हो गया तो ये इसको नीचे से उठाने का कोशिश करेगा, मतलब जो सॉरी उठाने का नहीं, वार्म एयर मास जो है वो क्या होगा, ये कोल्ड एयर मास के ऊपर ऐसे उठना स्टार्ट करेगा। इसको विजुअलाइज करो फिर से, इधर से कोल्ड एयर मास आया, ये इधर आने के बाद बेंड कर गया कोलिनियस फोर्स के कारण, इधर से वार्म एयर मास था ये इधर बेंड कर गया, ये रहता है डायरेक्शन। लो प्रेशर था, अब क्या हो रहा है, ये इसको कवर करने के चक्कर में अब क्या होगा, ये कोल्ड एयर मास के पास पहुंच जाएगा। कोल्ड एयर मास के पास जब पहुंचेगा तो ये क्या होगा, कोल्ड एयर मास के ऊपर जैसा उठना स्टार्ट हो जाएगा। इधर से ये कोल्ड एयर मास नीचे आएगा इसके, और ये वार्म एयर मास के पास जाएगा। ये वार्म एयर मास क्या करे, इधर से अब वार्म एयर मास को ऊपर उठा रहा है, मतलब ये इधर से वार्म एयर मास को नीचे क्या कर रहा है, कोल्ड फ्रंट उठा रहा है नहीं, और इधर से ये वार्म एयर मास क्या हो रहा है, खुद ही उठ रहा है। समझ में आता है। अब क्या होगा, इस जगह पे ये सर्कुलेशन जो है वो बहुत तेज होना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो सर्कुलेशन जब तेज होना स्टार्ट होगा एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वार्म एयर मास है पूरा का पूरा क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, जब तक ये उठा नहीं था, जब तक उठा नहीं था तो इस जगह पे क्या हो रहा है, कोल्ड एयर मास यहाँ पे वार्म एयर मास को उठाने का कोशिश कर रहा है ना, तो यहाँ पे तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होगा, बहुत तेज बारिश होगा। इस जगह पे क्या हो रहा है, वार्म एयर मास खुद ही कोल्ड एयर मास के ऊपर उठ रहा है ना, इस जगह पे क्या होगा, बहुत तेज बारिश नहीं होगा, क्लियर है। और ये ऐसा क्या हो रहा है, रोटेटिव हो रहा है, दोनों एक दूसरे का पीछा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्लियर है। और एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब ये जब ऐसा चल रहा है तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, पूरा एयर ऐसे रोटेट कर रहा है और पूरा बारिश हो रहा है। समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन बोल रहे हैं, कि पूरा एक मतलब ऐसे चक्रवात टाइप ऐसा घूम रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वार्म एयर मास पूरा का पूरा क्या होगा, इधर से भी ये पूरा उठा चुका है और ये वार्म एयर मास खुद भी पूरा क्या हुआ, ऊपर उठ गया, मतलब ये पूरा का पूरा वार्म एयर मास ऊपर आ गया और नीचे क्या है, कोल्ड एयर मास है। समझ में आ रहा है। और उसके बाद फिर क्या होगा, वो साइक्लोन धीरे धीरे डिसिपेट मतलब खत्म होना स्टार्ट होगा। ये समझ में आया क्या सूरज, नहीं आया? देखो फिर से बताता हूं, देखो इधर क्या है, मान लो इस जगह पे कहीं लो प्रेशर एरिया है, क्लियर है। इधर जो है ये क्या है, कोल्ड फ्रंट है, और इधर जो है ये क्या है, वार्म फ्रंट है। दोनों यहाँ पे आने का कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है। ये आना तो यहाँ चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या, इधर डेविएट कर गया। किसकी वजह से, राइट डायरेक्शन में कोलिनियस फोर्स। ये भी आना किधर चाह रहा था, इधर, लेकिन इधर डेविएट। समझ में आ रहा है। अब जब ये इधर डेविएट किया तो ये जो है ये क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ बेंड करने का कोशिश करेगा, लेकिन होगा क्या, इधर जो ये पूरा कोल्ड फ्रंट है ना, ये इसको जाकर के क्या होगा, ये कोल्ड फ्रंट के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये वार्म फ्रंट है ना। हम लोग देखे ना, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, मतलब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जब आएगा, वार्म ही एयर मास यहाँ पे क्या हो रहा है, कोल्ड एयर मास के पास इधर से जा रहे हैं ना, तो वार्म एयर मास क्या हो रहा है, चढ़ना स्टार्ट कर देता है, स्ट्रेटस क्लाउड्स बनाएगा। इधर से क्या हो रहा है, ये जो कोल्ड एयर मास है वो क्या हो रहा है, ये वार्म एयर मास को नीचे से उठाना स्टार्ट कर देता है, क्लियर है। और ये ऐसा एक साइकिल बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बनता रहेगा, और
दोनों एक दूसरे का मतलब नहीं होता स्पाइरल टाइप की, एक ऊपर ऊपर चल रहा है, एक नीचे से उसको उठाने का कोशिश कर रहा है, पीछा चल रहा है, और करते करते क्या होगा, एक बार वार्म एयर मास पूरा का पूरा ऊपर उठ जाएगा, और वो सिचुएशन जब होगा तो उसको ऑक्लूडेड फ्रंट बोलेंगे। और वो जब तक ऐसा दोनों एक दूसरे का पीछा कर जाए तब तक इस रीजन में क्या होगा, विंड स्पीड काफी ज्यादा हाई होगा, और क्योंकि फ्रंट जहां पे भी बनेगा रेनफॉल काफी होगा, तो ये पूरा क्या होगा, बारिश होता हुआ जाएगा, पूरा तेज विंड स्पीड होगा, बिजली कड़केगा बहुत तेज। समझ में आ गया? इस साइक्लोन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। क्यों? क्योंकि ये आ कहां पे है, टेम्परेट रीजन में। इधर आ सकता है क्या, कोल्ड फ्रंट इतना दूर नहीं आएगा, ये वहीं पे आएगा जहां कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट आसपास बहुत ज्यादा इन लोगों के बीच का डिस्टेंस नहीं है, और बीच में क्या होना चाहिए, लो प्रेशर एरिया टाइप कुछ ऐसा होना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे के पास आएगा, दोनों एरिया के पास। समझ में आ गया? तो बस यही चीज ध्यान में रखना है। अब क्लियर है? ऑक्लूडेड फ्रंट समझ में आया? नहीं, वो तो टेम्परेट साइक्लोन है। ऑक्लूडेड फ्रंट वो सिचुएशन है जब पूरा का पूरा क्या हुआ, वार्म एयर मास को ही कोल्ड एयर मास नीचे से उठा दिया। समझ में आ रहा है? तब वो जो है वो क्या हो गया, मतलब वो घूमते 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 वो पूरा वार्म एयर मास क्या हो गया, उठ गया है। जैसे देखो ये था, ये क्या था, कोल्ड फ्रंट था, कोल्ड एयर मास खुद ही जा रहा था, वार्म एयर मास सडन उठ गया, क्यूमुलोनिम्बस लॉ। यहाँ पे क्या, वार्म एयर मास खुद कोल्ड एयर मास के ऊपर चल रहा है, ग्रेजुअल हो रहा है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे स्टेटस प्लॉट बन रहा है। बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगा लेकिन बारिश होगा। क्लियर है? ये देखो ये क्या है, ये ऑक्लूडेड फ्रंट है। यहाँ पे क्या हो गया है, पूरा का पूरा वार्म एयर मास से ही उठ गया है, मतलब नीचे भी कोल्ड एयर मास, इधर भी कोल्ड एयर मास, पूरा वार्म एयर मास क्या हुआ, जमीन से उठ गया, वो रिवॉल्यूशन के चक्कर में घूमते घूमते। यहाँ डायग्राम से अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये 3D डायग्राम है, तो इसको इमेजिन कर पा रहे हो जो मैंने बताया? हाँ, हो पा रहा है इमेजिन? नहीं हुआ? हो गया? क्लियर है? तो बस अगर इमेजिन कर पाओगे या फिर ऐसा देखना, मतलब तो समझ में आ जाएगा, या फिर टेम्परेट साइक्लोन का वीडियो देख लेना तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? कितनों को समझ में नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, कोई बात नहीं, आप चले गए तो देख लेना एक बार, बाकी को आ गया ना? चलो ठीक है। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया, वार्म फ्रंट देख लिया, कोल्ड फ्रंट देख लिया, ऑक्लूडेड फ्रंट देख लिया। ये मैंने इधर साइड में अच्छे से लिख रखा है, पढ़ लेना एक बार। क्लियर है? फिर आ जाओ, ये हमने एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी देख लिया कि क्या होता है, ये मैंने बता भी दिया कैसे होता है। कोल्ड एयर नॉर्थ से आ रहा है, वार्म एयर मास साउथ से जा रहा है, ये इधर मूव करेगा, ये इधर एंटी साइक्लोनिक। अच्छा एक चीज और देखो, सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, ये ध्यान में रखना, ऐसा टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है कि ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे याद करने का जरूरत नहीं है, बस विंड का डायरेक्शन देखो कैसे हो रहा है, समझ जाओगे। क्लियर है? फिर आ जाओ, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैराग्राफ में जो है वो इस पैराग्राफ में जो है वो डिफरेंस बताया हुआ है ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स के बीच में। पहले हम लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अभी जब ये हो रहा था टेम्परेट साइक्लोन जब हम लोग देखे तो उसके फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए या पानी चाहिए? ऐसा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, उसको तो बस 2 एयर मास चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है। उसको इससे कोई मतलब है क्या नीचे वो ओशियन है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है ना। तो ये ध्यान में रखना कि टेम्परेट साइक्लोन जो है एक तो टेम्परेट रीजन्स में फॉर्म होगा, दूसरा क्या है कि टेम्परेट साइक्लोन जहां पे भी फॉर्म होगा उस जगह पे क्या है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरफेस में ओशियन है या सरफेस में कॉन्टिनेंट है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट। तीसरा एक चीज और, टेम्परेट साइक्लोन मिड लैटिट्यूड्स वगैरह में फॉर्म हो रहा है ना, तो उस पे इन्फ्लुएंस किसका होगा, ईस्टर्ली का या वेस्टर्ली का? वेस्टर्ली। वो पूरा पोल में भी नहीं हो रहा, पूरा ट्रॉपिक्स में भी नहीं हो रहा है, बीच वाला रीजन में, वहां पे इन्फ्लुएंस किसका है, वेस्टर्लीज का है। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जब हम लोग बोलते हैं, नाम ही से पता चलता है ना ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में क्या चलता है, ईस्टर्ली या वेस्टर्ली? ईस्टर्ली। तो वहां पे किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, ईस्टर्ली का ना। जैसे देखो इसको हम मैप से बताता हूं,
देखो ये मैप है, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे किस रीजन में फॉर्म होगा? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ तक फॉर्म होगा। इस जगह पे अगर ट्रॉपिक ऑफ साइक्लोन फॉर्म होता है तो वो साइक्लोन का मूवमेंट क्या होगा? ट्रेड इवेंट्स की वजह से, स्टडी की वजह से इधर होगा ना। समझ में आ रहा है? साइक्लोन किधर जाएगा? इधर। देखो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ऑरिजिनेट होता है, किधर स्ट्राइक करता है? इधर करता है ना। यहाँ पे कभी सुना कि केरला में साइक्लोन आ गया, मुंबई में साइक्लोन आ गया, उधर बाढ़ आता है, मतलब बाढ़ नहीं, मतलब सुनामी टाइप बोल सकते, सुनामी भी नहीं आता बट मतलब लहर आता है, तेज पानी लेकर के आता है। बट साइक्लोन सुने हो क्या कि मुंबई में साइक्लोन आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो साइक्लोन बना भी तो वो किधर जाएगा? ईस्टर्ली की वजह से अफ्रीका साइड जाएगा, या ओमान साइड जाएगा, यमन के साइड जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब साइक्लोन किधर आते हैं? ये वाले पोर्शन में इंडिया में आएगा ना। उसी तरीके से देखो साइक्लोन यहाँ पे किधर आएगा? इस रीजन में आएगा ना, नहीं इधर ही स्ट्राइक करेगा। इधर वेस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पे तो चलो साइक्लोन आएगा तो पतला सा इधर भी अफेक्ट कर जाएगा, बट इस जगह पे साइक्लोन आएगा क्या? कभी नहीं आएगा ना। यूपीएससी में क्वेश्चन इसी तरीके से एनालिटिकल बेस्ड होगा कि पूछ देगा मीन्स में भी क्या कि जो ये वेस्टर्न पार्ट है इस जगह पे साइक्लोन क्यों नहीं आ रहा है? तो तुम्हें रीजन पता होना चाहिए क्यों नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि साइक्लोन अगर यहाँ पे बनेगा भी तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारे रीजन है यहाँ पे नहीं बनने का। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोल्ड करंट पास होता है, और अभी हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि साइक्लोन बनने के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए पानी कम से कम कुछ गर्म होना चाहिए, 27-28 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो ये वेस्टर्लीज वाला इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे साइक्लोन बनेगा मतलब कहीं पे भी ये मान लो फ्रंट बन रहा है तो ये फ्रंट क्या होगा? वेस्ट के डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? बट ये वेस्ट किधर भी जा सकता है, वेस्ट बस जाएगा। मतलब जो भी साइक्लोन मतलब ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन बना उसका मूवमेंट कैसा होगा? वेस्टवर्ड होगा, इधर। समझ में आ गया? तो ये क्लियर है? समझ में आ गया? अब आ जाओ हम लोग और क्या डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो हम लोग इसमें डिफरेंस क्या देख लिए कि एक और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना ये बहुत ही बड़े एरिया में आते हैं। क्लियर है? टेम्परेट साइक्लोन जो होता है वो क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बट क्योंकि एयर मास जो है वो टेम्परेट साइक्लोन का बहुत बड़ा है। अभी हमने देखा ना पूरा का पूरा वेस्टर्न अफ्रीका मतलब सहारा वाला एरिया हो जाए, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो टेम्परेट साइक्लोन का जो एरिया कवर होता है एयर मास की वजह से वो क्या होता है? वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना कि जो टेम्परेट साइक्लोन है दे कवर अ लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी। कहीं पे भी ओरिजिनेट हो सकता है टेम्परेट साइक्लोन। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन केवल सी पे ही मतलब समुद्र में ही ओरिजिनेट कर सकते हैं। क्लियर है? विंड वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो कंडीशंस है ये जो मतलब एक तो हम लोग ये भी देखेंगे कि वहां पे जो लो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट होता है। जितना लो प्रेशर जो हम लोग का सब पोलर लो में जो क्रिएट होता है उसके कंपेयर में क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर हम लोग का इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन में क्रिएट होता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से विंड वेलोसिटी भी क्या होता है हम लोग को वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है? अभी हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन देखते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा ये दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर है? फिर खुद ही बता दोगे क्या क्या डिफरेंस है। आ जाओ ये देखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता क्या है, कैसे है। ये सपोज कर लो क्या है? ओशियन है। क्लियर है? इस ओशियन का टेम्परेचर क्या है? बहुत ही ज्यादा गर्म है, मतलब हाई टेम्परेचर है। क्लियर है? बहुत ही ज्यादा मतलब मान लो 27-28 इतना तो गर्म हो चुका है। क्लियर है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है। अब इसके ऊपर का जो हवा होगा वो क्या होगा? वार्म होगा और राइज करेगा। मतलब इस जगह का हवा क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। राइज करने के बाद अब क्या होगा? इस जगह पे नीचे क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या हो गया? सरफेस पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो दूर दूर से अब क्या होगा? हवा ऐसा आना स्टार्ट होगा। क्लियर है? और इस जगह पे ऊपर में क्या होगा? हाई प्रेशर बनेगा। क्लियर है? ये पूरा ऐसा एयर ऊपर जाएगा। क्लियर है?
हमने देखा क्या कि एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया गसेस टुवर्ड्स लो प्रेशर की, जितने भी ये हाई प्रेशर एरिया से ये क्या है लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर का मूव करना स्टार्ट होगा। सरफेस पे हम लोग देखते हैं समुद्र के नीचे सतह पे, क्लियर है। और जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होगा कन्वर्जेंस होगा, और वो कन्वर्जेंस वाला भी ध्यान है ना, ये जो मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी हम लोग कहाँ देख रहे हैं, मान लो नदर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हैं, तो इस जगह पे मान लो बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर, मान लो इस जगह पे लो प्रेशर हो रहा है। अब इधर से जो विंड आएगा वो किधर डिवेट करेगा, इधर से जो विंड आएगा वो किधर डिवेट करेगा इधर, और वही फिर जो साइक्लोन वाला फॉर्मेशन होता है, क्या होगा इशू नहीं बोलो पक्का समझ में आ रहा है ना, क्या टाइम हो गया, हाँ अरे बोलो ज्यादा हो गया क्या, चलो ठीक है, बस ये साइक्लोन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद रहने देते हैं। मैं बस ये बता रहा हूँ, टाइम को मुझे बता दिया करो क्योंकि मतलब नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बीच में से टाइम भी देखते रहूंगा ना। चलो ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैं ये बता रहा था कि ये जैसे हाई टेम्परेचर है ना, सॉरी लो प्रेशर है ना, ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, जो नीचे से ऐसे हवा आ रहा है वो क्या होगा पूरा का पूरा जो इक्वेटर से ऊपर ही है ना, तो ये क्या हो रहा है ये इधर राइट डायरेक्शन में, ये ऊपर से जो आ रहा है ये राइट डायरेक्शन में, और मैंने बताया कि इसकी वजह से ये क्या होगा एक सर्कुलर मोशन होता है। वैसे ही सेम जो अभी हमने टेम्परेट साइक्लोन के केस में देखा था कि ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, और ये ऐसे सर्कुलेट होना स्टार्ट होगा, क्लियर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो कैसा डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, वही अगर सदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा तो बना के देखना, कोलरिस फोर्स की वजह से लेफ्ट में डेविएट करना, इधर क्या किए थे राइट में, तो वहां पे देखना क्लॉकवाइज बनेगा, क्लियर है। तो ये हमने देखा कि क्या होगा कन्वर्जेंस होगा, क्लियर है। लो प्रेशर जो है मतलब वो वैक्यूम टाइप का वहां पे वर्क करता है, जिसकी वजह से वो सारे हाई प्रेशर एरिया से क्या हो जाएगा एयर को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अट्रैक्ट करने के बाद ये एयर ऐसे रोटेट करते जा रहा है, क्लियर है। और क्योंकि इस जगह पे बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर है तो यहाँ का हवा क्या हो रहा है राइज कर रहा है, जिस जगह पे लो प्रेशर होगा एयर तो राइज करेगा, मतलब एक तरीके से स्पाइरल मूवमेंट तो हो ही रहा है, क्योंकि दूर दूर से क्या हो रहा है हवा आ रहा है, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया ना, तो चारों तरफ से हवा आ रहा है, और वो हवा क्या हो रहा है ऐसे कोलरिस फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा है, और रोटेट करते करते क्या हो रहा है ऊपर भी जा रहा है, क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या है लो प्रेशर है, तो एयर राइज करेगा, सबसाइड तो करेगा नहीं, क्लियर है। तो एयर राइज कर, और ये एयर में क्या है मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होगा, क्यों मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये कहाँ पर है ओशियन में है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से अब ये ऊपर जाकर के बादल बनाएगा, हाँ, और बादल इवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। याद है ना मैंने एग्जांपल दिया था, पेड़ के नीचे बैठो तो ठंडा फील होता है, क्यों क्योंकि इवोपरेशन हो रहा है, या फिर ऐसा भी कि अगर बहुत तेज दौड़े और शरीर पूरा स्वेटिंग हो चुका है, पसीना आ चुका है और हवा चल रहा है तो कूलिंग इफेक्ट ठंडा महसूस होता है, क्योंकि जब भी इवोपरेशन होगा तो क्या होता है कूलिंग इफेक्ट, जब भी कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा हीटिंग इफेक्ट, उसका उल्टा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाए बादल बन जाए, तो जब कंडेंसेशन होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, और वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से अब क्या होगा कि और भी ज्यादा जो है ये मूवमेंट जो है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो, समझ में आ रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा ये जो चल रहा है कि ऊपर मूवमेंट जो हो रहा है, ये मूवमेंट होने के बाद ये बादल ऐसा बनते जा रहा है, ये काफी दूर तक ऐसे बादल बनेगा, क्लियर है। और वो बनने के बाद क्या होगा जो बादल बन रहे और लगातार एयर क्या हो रहा है नीचे से ऊपर आता जा रहा है, चारों तरफ से ऐसे आ रहा है, स्पाइरल करते 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 क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, पूरा क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहा है, आसपास के एरिया में क्या हो रहा है पूरा रेनफॉल हो रहा है, समझ में आया। तो ये समझ में आया मैकेनिज्म ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, फिर से बता दूं एक बार, जरूरत है, क्लियर है, सिंपल सा बात है, लो प्रेशर एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन में है, क्लियर है। अब क्या हो रहा है लो प्रेशर एरिया है तो हाई प्रेशर एरिया सारी जगह से एयर का एक्यूमुलेशन होगा, वो एक्यूमुलेशन ये स्पाइरल फॉर्म में होगा जो हमने देख लिया, और क्योंकि लो प्रेशर है तो वो स्पाइरल फॉर्म में होते होते क्या होगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के क्या करेगा क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। क्लाउड्स फॉर्मेशन करेगा, फिर वो बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल भी होगा, विंड स्पीड भी बहुत ज्यादा होगा, क्यों क्योंकि क्या हो रहा है एक तो जो यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट जो रिलीज हो रहा है वो क्या हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उस विंड्स को और तेज मूव करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो वो विंड वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, और ये बहुत ही लार्ज एरिया में हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा उतना तेज हैवी रेनफॉल भी होगा,
समझ में आ रहा है? तो पूरा ये साइक्लोन इस तरीके से बनेगा। इसके बारे में बस कुछ कुछ प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये ओशन नहीं होता तो मॉइस्चर का सप्लाई होता, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा नहीं होगा ना। और दूसरा, क्लाउड्स फॉर्मेशन के साथ साथ जो कंडेंसेशन हो जाता, जो हीट रिलीज हो जाता, जिसकी वजह से और ज्यादा एनर्जी मिल जाता विंड्स को, वो एनर्जी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। मतलब जैसे ही ये मॉइस्चर कट गया, जैसे ही मॉइस्चर का सप्लाई को हम लोग कट करेंगे, वैसे ही क्या होगा, पूरा का पूरा एनर्जी साइक्लोन का चला जाएगा ना। मतलब एनर्जी को, एक साइक्लोन जो है यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उसको एनर्जी मिल कहाँ से रहा था? ओशंस के मॉइस्चर से ही तो मिल रहा था। कि कंडेंसेशन हीट कैसे रिलीज करते हैं, जैसे इवोपोरेशन करते हैं ना, कि जब भी किसी चीज को हम लोग इवोपरेट करते हैं तो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। सिमिलरली जब भी कभी हम लोग कंडेंसेशन करते हैं ना, तो एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। बारिश होगा, बट साथ ही साथ वो भी चल रहा है कि जो कंडेंसेशन है ना, जो बादल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो बादल का फॉर्मेशन के होने की वजह से क्या हो रहा है कि कंडेंसेशन भी हो रहा है, और उस कंडेंसेशन की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? ऐसे देखना, जो फ्रिज वगैरह होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में देखना कि जब हम लोग फ्रिज वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो फ्रिज वगैरह जो है, मतलब जो कूलिंग का काम करता है, उसमें वो क्या करते हैं, हीट भी रिलीज करते हैं। जैसे मतलब अभी तो हीट का कुछ पीछे कुछ ऐसा सील होता है, बट तुम ऐसा खुद से करके देखना, जिस जगह पे तुम ठंडा क्रिएट कर रहे हो बाहर, या एसी का ही देख लो ना, बट एसी में तो HCFC गैस का रहता है, जहां पे भी कूलिंग इफेक्ट होगा वो क्या है, हीट भी रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है? एसी का एग्जांपल यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, इसलिए क्योंकि वो HCFC, लेकिन फिर भी देखो अंदर कूलिंग है तो बाहर तो हीटिंग हो ही रहा है, बट वो HCFC का काम हो रहा है। बट ऐसे भी अगर देखो तो कंडेंसेशन जिस तरीके से इवोपोरेशन कूलिंग इफेक्ट करते हैं, कंडेंसेशन हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो वही ये पूरा कैसे फॉर्म होगा समझ में आया। अब इसके बारे में देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ रखे हैं। साइक्लोन का नाम हम लोग कैसे देते हैं, इस पे क्वेश्चन आ रखा है। क्लियर है? साइक्लोन्स फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। अगर अब यहाँ पे देखो इतना कुछ हम लोग समझ गए। अब अगर मैं बोलूं कि सी सरफेस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, मतलब सी सरफेस का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, बोल पाओगे ना। अब अगर मैं बताऊं कि जिस जगह पे, अगर सपोज कर लो पोलर रीजन है, वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा क्या? नहीं आएगा। टेम्परेट रीजन पे आएगा क्या? नहीं आएगा। ट्रॉपिकल रीजन में ही आएगा। इक्वेटर में भी आएगा क्या? इक्वेटर में क्यों नहीं आएगा? वहां पे कोरिलेस फोर्स नहीं है पहला, और दूसरा क्या है कि वहां पे बारिश भी इतना ज्यादा हो रहा है कि समुद्र का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं हो पाएगा। किस जगह पे हाई होने का चांसेस बहुत ज्यादा है? जिस जगह पे मतलब पानी जो है वो क्या हो रहा है, अच्छा खासा थोड़ा स्टैग्नेंट वे में रह पा रहा है। क्लियर है? एक वैसा चाहिए। और अगर यहाँ पे हम लोग कंडीशंस देखें, देखो और कंडीशंस यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे सपोज कर लो कोरिलेस फोर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो वहां पे लो प्रेशर उतना क्रिएट हो पाएगा कि एयर पूरा राइज करे। क्लियर है? लो वर्टिकल विंड वेरिएशन, क्लियर है कि जो वर्टिकल विंड वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा मतलब लो होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई होगा वर्टिकल विंड का वेरिएशन तो वो स्ट्रेट नहीं मूव करेगा ना, आगे पीछे मूव कर सकता है। वर्टिकल विंड का वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्टिकल विंड तो रहेगा बट वेरी नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा। क्लियर है? वो होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया, मतलब उस जगह पे पहले से एक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। जैसे सपोज करो अभी अगर हम बात कर रहे हैं ऐसा कि जो एरिया चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जैसे ये वर्ल्ड मैप है, देखो ये एरिया क्या है, ये एरिया को अगर हम लोग देखें, ये एरिया क्या है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। ये देखो अभी नहीं हटा। ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या है, ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। जमीन क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। अगर मान लो गर्मी का टाइम है, गर्मी का टाइम का मतलब मान लो जून का टाइम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इस रीजन में सन का डायरेक्ट रे है, इस जगह पे गर्मी होगा गर्मी के टाइम में, तो जमीन भी बहुत गर्म हो जाए तो आसपास का एरिया बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। इस जगह पे देखो ये थोड़ा ब्रॉड है, हाँ
इस जगह पे भी साइक्लोन आएगा, बट इस जगह पे साइक्लोन बनने का ज्यादा चांस है इस जगह पे, बे ऑफ बंगाल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट ज्यादा होगा, क्योंकि गर्मी यहाँ पे ज्यादा होगा, सी सरफेस का टेम्परेचर जल्दी 27-28 पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? इस जगह पे साइक्लोन फॉर्मेशन का चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन उतना नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो इस रीजन में क्या है, पूरा लैंडलॉक्ड टाइप है। इस जगह पे क्या होगा, टेम्परेचर, क्योंकि मिक्सिंग एक तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, और दूसरा क्या है कि लैंडलॉक, मतलब लैंडलॉक बोलना गलत होगा, मतलब चारों तरफ से ऐसे कवर्ड है। तो वैसे केसेस में क्या होगा, वहां वो रिक्वायर्ड जो कम टेम्परेचर चाहिए वो जनरेट हो पाएगा। जैसे देखो इधर, समझ में आ रहा है, हो पाएगा, बट इधर कोई बहुत ज्यादा साइक्लोन जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ओपन है ना बहुत ज्यादा। क्या होगा, ओशन का टेम्परेचर गर्म होगा, वो पूरा स्प्रेड कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो है, तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो हम क्या है, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, वहां पे पहले से एक लो प्रेशर एग्जिस्ट करते रहना चाहिए। अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए। अपर एयर डाइवर्जेंस मतलब क्या कि हवा ऐसे राइज तो कर रहा है, क्लियर है, ऊपर ऐसे राइज कर रहा है और फिर ऊपर क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, मतलब ऐसा वहां पे डाइवर्जेंस वाला कंडीशन होना चाहिए। मतलब उस जगह पे लो प्रेशर होगा तभी तो एयर ऐसे राइज करेगा और फिर डाइवर्ज करेगा। अगर ऊपर डाइवर्ज नहीं करने वाला सिचुएशन वैसा नहीं है, समझ में आ रहा है, तो वैसा भी वहां पे साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो बोलते हैं कि मतलब साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैपिड कूलिंग विद हाइट, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा कूलिंग बहुत तेज होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि तभी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होना चाहिए, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह है आई वगैरह को लेकर के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो क्या है। कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो ये जो बीच का पोर्शन है ना, जिसके चारों ओर ये एयर रिवॉल्व करता है, ये जो है इसको हम लोग आई बोलते हैं। यहाँ पे जो है सबसाइडिंग एयर है, क्या है, इतना डिटेल में जाने का कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ मैंने लिख रखा है, बट इतना डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। सिंपल बस ध्यान में रखो, बीच में आई होता है जहाँ पे एयर क्या होता है, बहुत ही काम होता है। मतलब बीच में आई के पोर्शन पे हवा शांत है और चारों तरफ क्या हो रहा है, बहुत तेज हवा मूव कर रहा है। और ये जो हवा मूव कर रहा है ना, मान लो ये वाला जो मूवमेंट है, ये जो डायमीटर होगा, जो पूरा मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा जो पूरा ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे इधर ऐसे, मतलब बीच में एक सर्कल टाइप होगा, इधर पूरा ऐसे मूव कर रहा होगा ना। तो वो जो डायमीटर है वो बहुत लंबा डायमीटर होता है, वो मतलब ऐसा होता है 600 से 1200 किलोमीटर, ऐसा इतना तक। तभी तो देखो बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, अफेक्ट कहाँ आ जाएगा, झारखंड तक अफेक्ट आ रहा है ना। जब वो ओडिशा पोल्स को टच करता है तो झारखंड बिहार में इम्पैक्ट नहीं आता, तेज विंड चलता है, कितना दूर, 600-700 किलोमीटर तो दूर हो गई, तो उसका इम्पैक्ट वहां तक आता है। इवन यूपी वगैरह का भी कुछ एरिया जो होता है वहां पे भी मौसम ठंडा हो जाता है, तो इम्पैक्ट उतना रहता है। तो ये हम लोग का जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह